गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना, वो हमारा ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरे टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स सिस्टम ही चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखते हैं। हम लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसलेशन पढ़ा था। ट्रांसलेशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सारे एग्जिस्टिंग पॉइंट्स को किसी एक स्ट्रेट लाइन के पाथ से मूव करते हैं, तो उससे हमारा जो ऑब्जेक्ट है होल, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट उठ के कहीं और चला जाता है। इसमें बॉडी के शेप में या उसके डायमेंशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो है स्केलिंग। स्टार्ट करते हैं। स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को बदलता है। स्केलिंग मतलब होता है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को का डायमेंशन 1/1 का है और मैं उसे खींच के 2/1 का या फिर 2/2 का या 3/2 का बना दूं। जैसे कि हम जो खिलौना खेलते हैं, जिससे किसी भी चीज़ का, कोई कार का, तो वो छोटा सा खिलौना होता है जो बच्चे जिससे खेलते हैं, हॉट व्हील्स वगैरह। अब उसी का अगर मैं और बड़ा मॉडल बनाऊं, तो मैं पूरी की पूरी कार का बड़ा मॉडल भी बना सकता हूँ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो टॉय है वो या तो बड़ी कार का छोटा स्केल्ड मॉडल है, या फिर छोटा वाली कार का बड़ा स्केल्ड मॉडल वो है। तो दोनों एक दूसरे के स्केल्ड मॉडल है। स्केल्ड मॉडल का मतलब होता है जिनके डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं, शेप सेम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग में दो तरह की स्केलिंग हम लोग करते हैं। एक तो होता है जिसमें यूनिफॉर्म स्केलिंग, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग क्या कहता है, जितना वो एक्स में किसी चीज को बढ़ाएगा, उतना ही वाई डायमेंशन को भी उतना ही इंक्रीज करेगा। अगर एक्स में जो चेंज कर रहे हैं हम लोग और जो वाई में चेंज कर रहे हैं वो बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्केलिंग है। और अगर एक्स में डिफरेंट स्केलिंग फैक्टर है और वाई में डिफरेंट स्केलिंग है, तो हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। यूनिफॉर्म स्केलिंग में कभी भी ऑब्जेक्ट का साइज शेप चेंज नहीं होता है। मतलब अगर कोई चीज सर्कल है तो सर्कल रहेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगी, कभी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल रहेगी। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग में डायमेंशंस चेंज होने की वजह से चीज़ों का शेप भी चेंज होता है। ठीक है। स्केलिंग में दो हम लोग फैक्टर्स यूज करते हैं जिनको हम स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं, एस एक्स और एस वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इन्वॉल्व्स टू स्केलिंग फैक्टर एस एक्स एंड एस वाई। एक्स कोऑर्डिनेट्स में जो स्केलिंग फैक्टर होता है, जिससे हम लोग एक्स डायमेंशन में कितना उसको स्केल किया गया है, वो हम एक्स से जानते हैं। और वाई में, वर्टिकल में, हम लोग कितने फैक्टर से स्केल किया गया वो हम एस वाई से जानते हैं। जो जो भी स्केलिंग होती है वो हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होती है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होने का मतलब, हम लोग अगर कभी भी किसी चीज का डायमेंशन नापते हैं या उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नापते हैं, तो ऑब्वियसली जब हम स्केल करेंगे तो वो डिस्टेंस भी उतने से इंक्रीज करेगा। ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो हमको वो चीज समझ में आएगी। स्केलिंग फॉर पॉलीगॉन्स इज डन बाय मल्टीप्लाइंग द कोऑर्डिनेट वैल्यूज एक्स वाई ऑफ ईच वर्टेक्स बाय द स्केलिंग फैक्टर। हमको अगर नया पॉलीगॉन का नया वर्टिस स्केल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पुराना हमारे पास गिवन पॉलीगॉन है उसके हम लोग वर्टिसेस लेंगे, और वर्टिसेस के ओल्ड कोऑर्डिनेट को एस एक्स और एस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब मान लो हमारे पास पुराना कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, पुराना कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई है। अगर हमको नया कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश निकालना है, और हमारे स्केलिंग फैक्टर्स एस वाई और एस एक्स और एस वाई हैं, तो हम क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एस एक्स से, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा स्केलिंग फैक्टर इन एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा स्केलिंग फैक्टर इन वाई से। तो एस एक्स इंटू एक्स और एस वाई इंटू वाई, इससे हम लोगों को न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल में जैसे पॉइंट पी है, इस ट्राइंगल, देयर इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल को हमको स्केल करना है,
और स्केलिंग फैक्टर जो गिवन है वो एस एक्स और एस वाई है, और जो न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पी डैश होगा। पी यहाँ पे जो वर्टेक्स था उसका न्यू स्केल्ड ट्राइंगल का वर्टेक्स होगा पी डैश। तो हम लोग को पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया हुआ है, तो अगर मेरे को पी डैश निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पी एक्स डॉट एस एक्स, मतलब पी का एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स, और पी वाई निकालने के लिए, पी डैश वाई निकालने के लिए क्या करूंगा, पी का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको एस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ध्यान देने की बात है, ट्रांसलेशन में हम लोग हमेशा वर्टेक्स में उस चीज को ऐड करते हैं, जो भी हमारा ट्रांसलेशन वेक्टर होता था उसको हम लोग उसमें ऐड करते थे। स्केलिंग में मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। दोनों में जो हमारी इक्वेशंस हैं वो सेम बन रहे हैं, बस बीच का ऑपरेटर डिफरेंट है। यहाँ स्केलिंग के बारे में लिखा हुआ है कि एस एक्स की जो वैल्यू है और एस वाई की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव ही हो सकती है, नेगेटिव नहीं होती है। अगर वैल्यू हमको रखनी है तो या तो 0 से 1 के बीच में होगी, तो जो शेप है हमारी बॉडी का, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो जाएगा। और अगर हमारी एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो एनलार्ज हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। तो हम लोगों को एस एक्स और एस वाई की वैल्यू के बेस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा। अगर मान लो एस एक्स और एस वाई दोनों 1 हैं तो हमारी जो बॉडी का शेप है वो अनचेंज्ड रहेगा, मतलब उसके ना साइज इंक्रीज करेगा ना साइज डिक्रीज करेगा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलती है। तो अगर किसी भी वर्टेक्स के एस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वापस से वही कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है पुराना ऑब्जेक्ट और नया ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज। When Sx and Sy are assigned the same value, it is called uniform scaling. जब Sx और Sy की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब है हम लोग x में जितना हम लोग स्केल कर रहे हैं उतना ही हम y में स्केल कर रहे हैं, चाहे वो एनलार्ज हो या फिर रिड्यूस इन साइज हो। हम बढ़ा भी रहे हैं साइज या कम कर रहे हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में होगा x और y एक्सिस में, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्केलिंग। अगर दोनों की डिफरेंट वैल्यूज हैं तो हम उसको बोलेंगे डिफरेंशियल स्केलिंग या नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग। एक एग्जांपल देखते हैं, स्केलिंग इफ P 4 6, इसका मतलब है जो गिवन पॉइंट है, जो ट्राइंगल हम लोगों ने लिया था उसका जो ओरिजिनल पॉइंट है P। अब यहाँ देखिए रेड वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द ओरिजिनल ट्राइंगल का एक वर्टेक्स, और Sx की वैल्यू दी है 0.5 और Sy की वैल्यू दी है 0.5, मतलब Sx इज इक्वल टू Sy इज इक्वल टू 0.5। दिस इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्केलिंग। हमको जो नया ट्राइंगल, जो रिड्यूस्ड ट्राइंगल मिलेगा, रिड्यूस्ड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एस एक्स और एस वाई की वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब है जो ओरिजिनल साइज था वो नए वाले साइज से बड़ा होगा, जो नया ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं वो छोटा निकलेगा। हम लोग इसमें मैट्रिक्स मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसा हम लोग ने वहां पे किया था ट्रांसलेशन मेथड में। हम लोग ने वहां पे 3 मैट्रिसेस ली थी, कॉलम मैट्रिसेस, और उनको ऐड किया था, मतलब P डैश इज इक्वल टू P प्लस टी। टी वहाँ ट्रांसलेशन वेक्टर था, यहाँ पे स्केलिंग वेक्टर को हम लोग S से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऑपरेटर चेंज हो जाएगा, वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो P डैश इज इक्वल टू P इंटू एस, यहाँ पे x डैश इसको रिप्लेस कर दिया है उसकी वैल्यू से, x डैश y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाई एस एक्स 0 0 एस एक्स एस वाई। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल 4 और 6 हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स थे, और जब मैं उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हाफ हो जाएंगे 0.5। तो हमारे पास जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे इस वाले पॉइंट के P डैश जो ब्लू में है, इसके अगर कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट विल बी 2,3। तो हमारा जो नया वर्टेक्स होगा उस ट्राइंगल का, उसका कोऑर्डिनेट्स आ गए 2 3। इसी तरीके से हम बाकी 2 रिमेनिंग वर्टिसेस के लिए भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पूरे के पूरे नया ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा वो हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं विथ अ ग्रेटर देन 1 स्केलिंग फैक्टर। इसमें स्केलिंग फैक्टर पॉइंट सेम है और स्केलिंग फैक्टर जो है वो 2 का है, एंड इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ यूनिफॉर्म स्केलिंग। सेम वही फॉर्मूला हम लोग इसमें लगाएंगे, और जब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो 4 6
हाफ होने की जगह डबल होगा, क्योंकि हमारा स्केलिंग फैक्टर 2 है। तो जो नया हम लोगों के पास ट्राइंगल आएगा, उसकी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा 8, 12। सो जो नया ट्राइंगल बनेगा दैट विल बी लार्जर देन द ओरिजिनल वन। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हमको स्टडी करना है वो है रोटेशन। रोटेशन किसी एक पॉइंट के अलोंग होता है। मैं अगर किसी चीज को रोटेट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग राउंडर घुमाते थे, तो हम लोग राउंडर में पेंसिल को रोटेट करते थे, लेकिन उसका एक जो सिरा है वो कांस्टेंट एक ही जगह पे रहता था, जिसे पॉइंटेड जो हमारी निब रहती थी। तो निब हम लोग एक जगह रख के बाकी राउंडर को उसके अलाउंग घुमाते थे। क्यों? क्योंकि हमको जो रोटेशन करना है, सर्कल जो हमको बनाना है, वो एक सेंटर के रिगार्डिंग में हम लोग रोटेशन करेंगे। सेंटर हमारा पाइवट पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे भी जो हम लोग रोटेशन करते हैं वो किसी ना किसी पाइवट पॉइंट के अलाउंग होता है, क्रॉस होता है, उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो हम लोग अगर कुछ नहीं दिया है, कि अगर कोई अलग से पाइवट पॉइंट या रोटेशन पॉइंट हम लोग को नहीं दिया गया है, तो हम हमेशा ओरिजिन लेके चलेंगे, और अगर मेंशन किया गया है तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास पॉइंट P है, उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं P डैश तक। ठीक है, मतलब इनिशियल उसका एंगल था सम फाई, उसको मैंने थीटा से और रोटेट किया अलोंग, मतलब विथ रेफरेंस टू पॉइंट ओरिजिन। मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसे और रोटेट कर रहा हूँ। और रोटेशन मैंने कितना किया? थीटा एंगल का। तो मेरे पास पहले P पॉइंट था, अब जो नया पॉइंट था वो मेरे पास P डैश है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली चीज तो कि OP, मान लो ओरिजिन का पॉइंट O है, देन OP डिस्टेंस और OP डॉट डिस्टेंस और OP डैश, ये दोनों इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल होंगे? द रेडियस। अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री घुमाऊंगा तो आई विल गेट अ सर्कल, क्योंकि अगर सेम डिस्टेंस पे पकड़ के अगर आप किसी चीज को घुमा रहे हो तो हमेशा सर्कल बनेगा। जैसे कि आपके हाथ में कोई रस्सी है और आप उसे लेके घुमा रहे हो, तो जो ऑब्जेक्ट या कोई पत्थर उस रस्सी के दूसरे कोने पे बंधा हुआ है वो हमेशा सर्कल कंप्लीट करके घूमेगा। ठीक है। कुछ लोगों ने कोल्हू का बेल देखा होगा आप में से। तो कोल्हू का बेल कुएं से जो बंध के जो घूमता है, तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ फॉलो करता रहता है। क्यों? क्योंकि जो बंधा हुआ उसके साथ लकड़ी या उससे बांधा गया है उसे, वो उसकी लेंथ फिक्स है। तो यहाँ पे भी वही है, ओरिजिन से जो हमारी लेंथ है, OP जो डिस्टेंस है, वो फिक्स रहेगा। वो लाइन सेगमेंट को ही हम लोग लेके पूरा ऐसे रोटेट करेंगे। तो ऑब्वियसली जो एंड पॉइंट है वो एक सर्कल ड्रॉ करेगा अगर हम उसको पूरा 360 डिग्री घुमा देंगे। तो OP इज इक्वल टू OP डैश। To generate a rotation, we specify a rotation angle theta and the position x, y of the pivot point, जो यहाँ पे हम ओरिजिन लेके चलेंगे 0। ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रोटेशन एंगल मीन्स एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं। जैसे हमारे घड़ी का जो कांटा जो घूमता है वो क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब 12 से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे घूमता है। ठीक है। और हमें पॉजिटिव एंगल में कैसे घुमाना होता है? हमेशा एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ। तो हमारा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रीड कर रहे हो तो वो पॉजिटिव एंगल कैलकुलेट होता है। अगर आप उल्टा रीड कर रहे हो ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो आपका हमेशा नेगेटिव एंगल होगा। यहाँ पे देखना ध्यान से, तो मैंने यहाँ मार्क भी जो बनाया है थीटा और फाई का, उसमें एक एरो है। इसका मतलब है नीचे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं हर जगह। यहाँ पे भी मैं एक्स एक्सिस की तरफ से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए दोनों एंगल हम लोग पॉजिटिव में कैलकुलेट करेंगे। नेगेटिव वैल्यू रोटेट द ऑब्जेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब है वो ऑब्जेक्ट वापस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। रोटेशन का थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे इसके बाद, कि रोटेशन में हो क्या रहा है। अब यहाँ पे ट्राइंगल POB, ट्राइंगल POB, ये इस ट्राइंगल में हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो थीटा कितना हुआ? यहाँ पे है फाई। जो हमारा एंगल है हमारे पास फाई। और जब फाई एंगल है तो कॉस फाई की वैल्यू कितनी होगी? कॉस फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BH अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बेस क्या है?
हमारा बेस है ओ बी, ठीक है, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी। तो ओ बी अपॉन ओ पी, अब ओ बी की वैल्यू कितनी आएगी, ओ बी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है, जितना हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट जो उस पॉइंट का है पी पॉइंट का, वो हमारा ओ बी डिस्टेंस है, और पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स। तो हमारा ओ बी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक्स से। और हाइपोटेन्यूज तो हमको पता ही है, हाइपोटेन्यूज जो ओ पी है इसकी वैल्यू इज इक्वल टू द रेडियस, जो रेडियस हम लोगों को हम लोग है, जो सर्कल हम लोग रोटेशन में जो रेडियस बन रही है वो हमारी ओपी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि cos फाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। उसी ट्राइंगल में साइन साइन फाई निकालते हैं। साइन फाई मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जैसे कि बेस हमारा एक्स था, वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर या ये परपेंडिकुलर आएगा बी पी या पी बी, विच इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो अगर मैं इसको रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास बनेगा क्या, y अपॉन आर। तो मैंने ये वैल्यू इस वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट करी। सिमिलरली जो p डैश o और a, ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर मैं इसमें वापस से सेम वही दोनों लगाऊं तो जो एंगल है वो अकेला थीटा नहीं है, वो एंगल है फाई प्लस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं cos फाई की वैल्यू निकालता हूँ, कॉस ऑफ द एंगल निकालता हूँ मैं, तो वो एंगल आएगा फाई प्लस थीटा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉस फाई प्लस थीटा। और यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी वो आएगी न्यू एक्स कोऑर्डिनेट का, जो हमारा एक्स है ओ ए अपॉन ओ पी डैश। सो ये इसकी वैल्यू आएगी एक्स डैश अपॉन आर। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, जो है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उसको वैसे ही ब्रेकअप किया गया है। पहले तो आर को इधर लेके आएंगे हम लोग, तो एक्स डैश इक्वल टू आर कॉस फाइव प्लस थीटा बन जाएगा, और कॉस फाइव प्लस थीटा पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑफ कॉस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने के बाद बन रहा है एक्स डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा। अब ध्यान से ऊपर देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। यहाँ से x की वैल्यू आ रही है आर कॉस फाई, तो हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे। आर कॉस फाई इज इक्वल टू हम लोग रिप्लेस कर देंगे x से, तो बचेगा कॉस थीटा इधर से, तो आर कॉस फाई की जगह यहाँ पे आ जाएगा x कॉस थीटा। वैसे ही यहाँ पे आर साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी y, तो यहाँ माइनस आ जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट जो x का है उसके लिए फॉर्मूला आ गया है x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा। सिमिलरली हम लोग साइन में भी ये काम करेंगे। साइन के लिए जब हम लोग इसी ट्राइंगल में हम लोग साइन फाइव प्लस थीटा निकालेंगे तो वो आएगा वाई डैश अपॉन आर। वाई डैश अपॉन आर आएगा, उसको हम लोग वाई डैश को यहाँ रखेंगे, आर को इस तरफ ले जाएंगे। वाई डैश इज इक्वल टू आर साइन फाइव प्लस थीटा। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी साइन ए प्लस बी, जैसे कि कॉस ए प्लस बी की प्रॉपर्टी है वैसे ही साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी है। साइन ए प्लस बी की प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन करने पे आता है कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी। आप लोग को अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी काम आती है रोटेशन एक्सेट्रा में। कभी भी दो एंगल्स का अगर समेशन हो उसके ऊपर हम लोग कॉस लगाएं, कॉस ए प्लस बी, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन लगा के हमको अगली लाइन में मिलेगा आर कॉस फाइव साइन थीटा प्लस आर साइन फाइव कॉस थीटा। फिर से हम लोग ऊपर वाले इक्वेशंस में चलेंगे जो हम लोग कैलकुलेट किया है। आर कॉस फाइव को हम लोग रिप्लेस करेंगे एक्स से, और आर साइन फाइव को हम लोग रिप्लेस करेंगे वाई से। तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट के जो निकालने का जो फॉर्मूला है वो आ गया है वाई डैश इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इसमें हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोगों को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उस पॉइंट का इनिशियल एंगल क्या है। वो यहाँ पे इनिशियल एंगल क्या था हमारे पास, फाई, हमको उसको रिप्लेस करना है।
हमको उसको किसी भी तरह से हटा के थीटा के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमको हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कोई एक पॉइंट P है, वो उसका ये कोऑर्डिनेट्स है x, y, और उसको मैं 60 डिग्री और से घुमाता हूं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगा तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो P के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, और दूसरा मेरे पास है कि मैं उसको कितने से रोटेट करने की इच्छा रखता हूं, दो की है थीटा। मेरे को कभी भी वैल्यूज में फाई नहीं दिया रहेगा। तो अगर मैं ऐसा फॉर्मूला बनाऊंगा जिसमें फाई होगा, तो ऑब्वियसली मेरे को हमेशा एक वैल्यू मिसिंग रहेगी, मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। तो फाई को किसी ना किसी तरीके से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाई को रिप्रेजेंट किया है एक्स और वाई से चेंज करके। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए हैं। न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ रोटेटेड एंगल, रोटेशन करने के बाद जो नया पॉइंट मिलेगा उसके दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। एक्स डैश का फॉर्मूला है एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश का फॉर्मूला है एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। राइट, अब इसी को हम लोग अगर मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का इसका तरीका होगा P डैश इज इक्वल टू आर डॉट पी। अब यहाँ पे आर जो है वो रोटेशन मैट्रिक्स है, और P डैश न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं, और P ओल्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब इसका बाकी जो हम लोगों ने दो अभी तक ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े हैं, उनकी हम लोगों ने जो मैट्रिक्स पढ़े थे, उसमें अंतर ये है कि उसमें हमेशा पहले न्यू कोऑर्डिनेट होते थे, फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट होता था, और फिर स्केलिंग फैक्टर आता था मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे रोटेशन मैट्रिक्स पहले है और ओल्ड कोऑर्डिनेट्स का मैट्रिक्स बाद में है। तो ये जो डिसिमिलैरिटी है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बाद में एक चीज़ पढ़ेंगे, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि हम लोग जो मैट्रिक्स का जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अलग अलग तरह का मल्टीप्लिकेशन है, तो उससे हम लोगों को कैलकुलेशन करने में समस्या आती है, तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे आगे। यहाँ पे हम लोग P डैश का जो मैट्रिक्स है उसमें एक्स डैश वाई डैश है, P की वैल्यू एक्स वाई है, और रोटेशन मैट्रिक्स है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको अगर आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो जो ऊपर जो दोनों फॉर्मूले लिखे हैं एक्स डैश वाई डैश के, आपको एग्जैक्टली वही फॉर्मूले मिलेंगे। हम लोगों ने फॉर्मूला को जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लास्ट में ट्रिग्नोमेट्री लगा के स्लाइड में, उसी को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द ट्रांसफॉर्म्ड पॉइंट P डैश caused by rotating P51 about the origin at an angle of 90 डिग्री। अब मैं कह रहा था, आपको हमेशा क्वेश्चन में दो चीज़ें दी रहेंगी, P के कोऑर्डिनेट्स और कितने से रोटेट किया गया है। तो P यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 5,1, तो हमारे पास x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। इसके अलावा हमें थीटा की वैल्यू दी गई है 90। तो अगर मैं मैट्रिक्स में उस चीज़ को पुट करता हूँ, तो मेरे पास P डैश की वैल्यू है एक्स डैश वाई डैश जो हमको कैलकुलेट करनी है। P हम लोग को दिया गया है 5,1, तो वो यहाँ पे मैंशनड है। R की वैल्यू हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। साइन यहाँ पे कॉस 90 है और माइनस साइन 90 कॉस 90। इसको π/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि कॉस 90 डिग्री पे 0 होता है और साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। तो अगर मैं उस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, तो मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 0 -1 1 0। और जब मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूँगा, तो मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1, 5। ओके, सो मैंने एक एग्जांपल ये लिया था जिसमें हम लोग रोटेशन कर सकते हैं। आप इसी पॉइंट को या अपने हिसाब से और भी डिफरेंट पॉइंट्स को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हैं, उनको अलग अलग एंगल से रोटेट करके देख सकते हैं, और नए पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चेक करने का तरीका है, उस पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करिए, राउंडर से वो डिस्टेंस नापिए और एक सर्कल क्रिएट करिए। वो पॉइंट जो आपने कैलकुलेट किया है वो सर्कल पे आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरा, अगर हम दोनों को ओरिजिन से कनेक्ट करें, तो जो जितना तुमने रोटेट किया है, जितना हम लोगों ने रोटेट करने की कोशिश करी है, जो कैलकुलेशंस किया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 90 डिग्री लिया है, तो जो मेरा OP और OP डैश, दो जो हमारे पास लाइंस आएंगी,
उनके बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इसका मतलब जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो सही है अगर कैलकुलेशन से और डायरेक्ट ग्राफिकल बना के ग्राफ बना के दोनों में सेम आना चाहिए, तो हमारा रोटेशन जो हम लोगों ने किया है वो सही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग और बाकी के बचे हुए ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे, और आप इसको एक्सरसाइज समझ के एक बार ज़रूर घर में करिएगा रोटेशन की, जिससे हम लोगों को एक कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कि हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो असली में कैसे होता है। बाकी अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या गूगल क्लासरूम पे, या फिर जो मेरी मेल आईडी है gpck.online@gmail.com, उस पर मेरे को मेल कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।